नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। लास्ट गुरुवार तो हमारा 25 जून था, एंटी इमरजेंसी डे। उसको हमने ऑब्जर्व किया और उसके बारे में काफ़ी बड़ा लंबा डिस्कोर्स किया। और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण था मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए। वसंतराव हैगिस और रजब अली लाखानी दोनों ने जो 1946 1 जुलाई को अहमदाबाद में कौमी एकता के लिए शहादत ग्रहण किया था, उसका दिन था कल। इसलिए कल सुबह से हम लोग उनकी शहादत को सलामी देने के लिए, उनकी शहादत को स्मृति वंदना करने के लिए जमालपुर गोमतीपुर गए थे। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने वो लाइव देखा भी होगा। और ये जो है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे मेले, वही वतन पे मरने वालों की आखिरी निशानी होगा। और ऐसा ही माहौल था कल। तो ये एक वीक में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे देश में, दुनिया में भी। और किसके बारे में हम डिस्कस करें कि ना करें, इसलिए आज हमने करंट सिचुएशन पे जनरल डिस्कशन रखा है। लास्ट टाइम गुरुवार को जब हम मिले थे तो हमारे सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो उसमें जुड़ भी नहीं पाए। तो आज करंट सिचुएशन का डिस्कशन करने की जिम्मेवारी उनके सर पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी को करंट सिचुएशन पे बात रखने के लिए। धन्यवाद। નમસ્કાર। મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના આપણા ગુરુવારી મીટિંગને બધાને સ્વાગત છે। અને હું વાતો મારી જે છે હું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરીશ, કેમ કે આપણે બધા જે સાંભળનાર માણસો બધા જે ઓનલાઈન સાંભળે છે હિન્દી સાંભળે છે બધું। मुवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी आज का गुरुवारी मीटिंग में सबको स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करंट सिचुएशन के बारे में। करंट सिचुएशन तो जो एक बात है अंग्रेजी में, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, ओल्ड वाइन न्यू बोतल, एक सेम चीज ही घूम फिर के पीछे आते रहता है। पुराने जो दारू होता है नए बोतल में डाल दो, वो हो गया। अभी ताजा समाचार तो बहुत कुछ है। अगर आप मुझे पूछेंगे इस ताजा समाचार में व्हाट इज मोर एंटरटेनिंग, आपको क्या अच्छा लगता है, तो मुझे कहूँ फीफा वर्ल्ड कप मुझे अच्छा लगता है। अगर आप मुझे पूछेंगे, बिकॉज आई एम ए फुटबॉल फैन, और मुझे फुटबॉल फैन में मुझे दुनिया का जो एक बिरादरी जो है, सोलिडेरिटी ऑफ द पीपल, जो खास ऑडियंस में होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है मुझे। और इस बार का जो मैच जो हो रहा है इसमें काफी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए रहोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बात है कि मैच तो 3 जगह में हो रहा है, कनाडा, मेक्सिको और ये कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस, तीनों में हो रहा है। और तीनों में जो है कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि ईरान भी इस बार उसने क्वालिफाई किया। नॉकआउट स्टेज में आया, नॉकआउट स्टेज में वो गया, वो हार गया। हारने के बाद उसका जो डिसीजन के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब, केम छो? तो मतलब कल आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कल रात को थोड़ा देखा कॉन्गो का और इंग्लैंड का मैच देखा मैंने, बिकॉज कॉन्गो was in my heart when I was a student, school. Lumumba was in our Lumumba when he was killed. At that time, I was a small school children. हमारे घर में पेपर आता था हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, वो पढ़ते थे। लुमुम्बा को कैसे मारा गया वो हम पढ़े। बाद में अभी ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि कॉन्गो के प्लेयर ने मुंह बंद करने के बाद गन की बात भी की उन्होंने। तो ये लुमुम्बा का स्पिरिट लेकर कॉन्गो के लोगों ने लड़े। फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ल्ड कप में पहली बार वो लोग खेल रहे थे या नॉकआउट टूर्नामेंट में गए, और व्हाट ए मैच इट वाज। लंदन को तो पानी पिला दिया। लंदन तो उनका फुटबॉल ही उनका ग्राउंड है, उनको पानी पिला दिया उन लोगों ने। और बाद में बहुत इक्वलाइज किया, फिर बाद में उन्होंने जीत गए, 2-1 में जीत गए। जितने का था उन लोग का भी, और भी जितने का फैक्टर्स भी काफी होता है, फिर प्लेयर चेंज करना, स्टॉपर को चेंज करना, ये सब टेक्निकल मैटर्स है।
लेकिन कांगो जिस तरह से खेल रहा था, आपको लगेगा कि ये उन जो इंपीरियलिज्म के सामने हम नहीं लड़ पा रहे, इंपीरियलिज्म के सामने जो हो रहा है कि हम नहीं लड़ पा रहे, वी आर नॉट फाइट एबल टू फाइट, अमेरिका के सामने लड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग, स्पेन के सामने के इनके सामने लड़ नहीं पा रहे, फ्रांस के सामने लड़ नहीं पा रहे। लेकिन जब ये लड़ाई जब ये वर्ल्ड लेवल में हो जाता है, 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है, या अंडर करंट एक इंपीरियलिज्म और नॉन इंपीरियलिस्टिक कंट्री जो विक्टिम जो है उनके तो साइलेंट करंट एक होता है स्ट्रगल में, वो बॉल किकिंग में बॉडी लैंग्वेज में भी होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। आपको जो फुटबॉल देखते नहीं है शायद वो समझ में नहीं आएगा, जो हम देखते हैं और पूरा तो रात को पूरा धर के कौन देखेगा, कल 10:30 9 बजे था इसने देख लिया, कोई रात को देख नहीं सकता, न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ के जानते हैं हम लोग क्या हुआ नहीं हुआ। अभी क्वार्टर फाइनल का स्टेज आ जाएगा, फिर बात वही की वही टीम आएंगे सब। और लेकिन बात इसमें कि एक प्रकार का जो इंटरनेशनल जो क्राई जो है, जो पुराने जमाने ने जिनको काला लोगों को करा वो बनाया, निग्रो लोगों को लेकर आया अफ्रीका से, कहाँ कहाँ गए, लंदन, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, सब जगह में 50 to 60% players are black. When two black players are playing, it might be whispering in their ear, we are fighting for whom? Suppose we make a drama कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं भाई, तुम किसी देश के लिए लड़ रहे हो, मैं भी किसी देश के लिए लड़ रहा हूँ, गोल मैं भी करूंगा तुम भी गोल करोगे, लेकिन हम तो है ना उसी एक अफ्रीका के लैंड से आए हैं, जिस अफ्रीका को हरा गया 1-0 में हरा उसने, कनाडा ने हरा है उसको। तो ये अफ्रीका एक छोटा सा कंट्री 30,000 ना 4-5,000 का जो है, मैं नाम मेरा मुंह में आता भी नहीं है, 3 to 4 lakhs का कंट्री है वो, 10 कोस्टा समथिंग, कोस्टा नहीं है। तो उसका जो गोलकीपर था स्पेन के सामने हमने खेल देखा था उसको, उसने 7 बार उसने बॉल को सेव किया, 7 times, अचानक वो हीरो बन गया। और उसने अपने बताया कि मैं तो मेरी माँ जो है वो तो वीजा के लिए पैसा नहीं था, आ भी नहीं पाई, तो ये मेरे अमेरिका में तो हीरो जो हो, अमेरिका जो हीरो होते हैं वो लोग ये करते हैं। तो माँ को बुलाया गया, माँ आई नेक्स्ट मैच देखने के लिए, वो लोग नॉकआउट स्टेज में भी हैं। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स है। ये 3 लाख 4 लाख पॉपुलेशन की देश नॉकआउट स्टेज में जा रहा है, और भारत जो है 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है T20 में पड़ा हुआ है, T20 में पड़ा हुआ है। और माँ बाप भी कहते हैं लड़का को तो स्कूल क्यों जा रहा है, क्रिकेट खेल गली में और जाके किसी होराजी में खड़े हो जा, तो तुम्हारा पैसा लग जाएगा, घर में लॉटरी आ जाएगी। तो अभी गली में क्रिकेट हमारा चल रहा है, फुटबॉल नहीं चल रहा है, लाइक ब्राजील और अर्जेंटीना वो नहीं चल रहा है, क्रिकेट चलेगा। ताकि होराजी में जाएंगे, वो कोई शाहरुख खान हो या बीजा कोई खान हो या बीजा कोई माने मिश्रा जी हो, वो ये पन्नालाल जी हो, कोई इनको परचेज कर लेगा और पैसा वो कमा लेगा वो। तो क्रिकेट हमारा है अभी भी, हमें अभी वो कितना कौन जीता, हमारे 3-4 क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, वो टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच तो लोग भूल भी गए, वनडे भी लोग भूलने जा रहे हैं, और T20 को याद कर रहे हैं। ये सब चीज, और इसमें पैसा पता नहीं, मनमानी इनका पैसा चलता है। लेकिन फुटबॉल हमारा खेल नहीं है। चेट्री जो था, उनको इतना छोटे छोटे कंट्री का, ईरान आ गया, जापान बहुत सालों के बाद खेलने आया, कोरिया भी शायद इस बार था, इस बार है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो इतने छोटे छोटे कंट्री एशिया में आ गए, इंडिया कभी अभी तक नहीं आ पाया। हमारे देश में स्कूल में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, कॉलेज में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, खाली बातें होती है। अगर हम हमारे टाइम पे स्कूल में टीटी टेबल था, हमारे टेबल बैडमिंटन कोर्ट था, वॉलीबॉल था, ग्राउंड था, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। अभी के जमाने में जाएंगे, नीचे दुकान है, ऊपर स्कूल चलता है। तो ये यही है, आपको दिखेगा। तो लेकिन स्पोर्ट्स की बातें बहुत होती है, लॉट ऑफ टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स। तो यही बात है, इंडिया तो गया नहीं, चेत्री को बैठाया तो डिस्कशन में वो लैमेंट कर रहा था, हम लोग खेल सकते थे, 48 कंट्री खेल रहे हैं, इस बार कोशिश होता तो शायद हमारा इंडिया भी क्वालिफाई करता। ईरान आया, इराक आया, तो हम क्यों नहीं आ सकते थे, फिर खर्च खेल सकते थे। वो क्लब के लिए खेलेंगे लेकिन देश के लिए नहीं खेलेंगे, वो पैसा कमाने के लिए। तो ये जो बात है, मुझे जो मजा जो आ रहा है, मुझे थोड़ा फीलिंग थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतना माहौल खराब है कि लोग के अंदर में, अमेरिका में हो रहा है गुस्सा भी है, अमेरिका के ट्रीटमेंट जो हो रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इस्लामिक कंट्री लाइक इराक, ईरान को जो जिस तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको गुस्सा भी आ रहा है। और वो गुस्सा भी हर मोड, इनको तो ईरान को इमिलेट करने के लिए तो उनको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला उनको। अब जाओ, यहाँ नहीं रहना है तुमको, मेक्सिको जाना है, कहाँ गया, वहां से दूर आप दूर उतरो,
खेल खत्म हो जाएगा, 2 घंटे के बाद तुम लोग गो बैक। ऐसे उनको इमीडिएट उनको किया गया। थोड़ा लास्ट मोमेंट में उन्होंने जब नॉकआउट स्टेज में आ गए, थोड़ा उनको ये दिया, रिलैक्सेशन दिया गया। तो ये जो करंट जो फुटबॉल मैच हो रहा है, ये इंटरनेशनल थिएटर ऑफ द पॉलिटिकल, जो पीपल का सेंटिमेंट जो है, ये थिएटर है, ये जो पॉलिटिकल थिएटर ऑफ द पीपल सेंटिमेंट्स, इनर सेंटिमेंट जो है, वो सेंटिमेंट ये बात है। ये मुझे देखकर मेरे मन में सुख है कि यस देयर इज ए होप। एक जमाने में अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल एक बात था, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, यस अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ये फुटबॉल के प्लेयर बहुत बड़े घर के लोग नहीं होते, झोपड़पट्टी से, गरीब घर से, ब्राजील से, अर्जेंटीना से, कोंगो से, इक्वाडोर से, माने जहां जहां से आए हैं, पूरा पूरा गरीब परिवार से आए हुए हैं। अगर आप पहले का अगर आप इतिहास लेंगे, माराडोना का अगर लेंगे, आप मेसी का अगर लेंगे, रोनाल्डो का अगर लेंगे, तो सबके सब वेरी पुअर बैकग्राउंड से, लाइक T20 प्लेयर्स। लेकिन ये लोग एग्जाम्पलरी है, हम लोग बहुत एग्जाम्पलरी प्लेयर्स हैं। तो ये जो देखते हैं, तो ये फीलिंग जो है ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ब्लैक वर्सेस व्हाइट का मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंपीरियलिज्म एंड दोज वेरी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, माने पूरा के पूरा। आज देखेंगे, आज पूरा के पूरा बेल्जियम ने हराया, सेनेगल को हराया। मैंने बेल्जियम का गदीर में था, कंगो था, व्हाट दे किल्ड लुमुम्बा, ले गए उसको, पूरा उसको एसिड में डाल दिया, पूरा के पूरा बॉडी जो है उसका वो पिघल गया था, उसका खाली दांत, सोने के दांत मिला था, वो दांत वो किचन में रखा था, उसको उसने लिखा है कि ये लोग इस तरह बार्बरिक थे। 1962, 63 लुम्बा वाज किल्ड। हर जगह में ऐसा ही हुआ है। तो कोई नेदरलैंड का हो, वो भी पकड़ के ले आए थे, इंग्लैंड भी हो, फ्रांस भी ब्लैक प्लेयर, 4 to 5 प्लेयर ब्लैक प्लेयर्स, स्पेन में भी ब्लैक प्लेयर्स, सब जगह ब्लैक प्लेयर, इंग्लैंड में भी ब्लैक प्लेयर्स है। अब अफ्रीका में अमेरिका भी नॉकआउट में जा रहा है, अभी खेल रहा है अभी। तो ये सब जो हो रहा है, एक करंट जो है, जो कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की जो बात है, तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन भी आपको यहाँ दिखेगा, आपको ये विल फाइंड फंक्शन की जो बात है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इस्लामिक एंड क्रिश्चियंस आपको दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, इंपीरियलिज्म एंड दो जो डोमिनेटेड, दो जो मेड स्लेव्स, वो दिखेगा आपको। तो ये आपको सारी चीज दिखेगा। तो ये जो देखते हैं, तो लगता है कि ये जो हमारा जो ये ईरान का जो युद्ध हुआ, हरमुज का जो खुलने की बात हुई, और बाद में मोदी जी भी जाएंगे, अभी बातचीत हो रहा है, डील हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, या सचमुच लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बिजनेस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पेट्रोल का भाव बढ़ ही रहा है, और बाद में व्यापारियों का बड़ा पर जो व्यापार करते हैं, धंधा जो करते हैं, उनको बिल्कुल खुश एकदम खुश है लोग। पेट्रोल बढ़े, इथेनॉल हो, ये हो, गाड़ी हो, मोटर हो, इतना पेट्रोल का भाव बढ़ने के बाद भी अभी कितने अहमदाबाद में कितने गाड़ियां बिक्री हुई, हाउ मेनी, सेलिंग बहुत बढ़ गया है। तो ये सब चीज हो रहा है। तो इसको लेकर अभी अभी बात मान लीजिए, धर्म की बात है, इलेक्शन बंगाल में इलेक्शन हुआ, बंगाल में इलेक्शन होने के बाद इमीडिएटली जो हो रहा है, इमीडिएटली जो हो रहा है, वो हो रहा है झोपड़पट्टी तोड़ो। रेलवे लाइन के आजू बाजू में कोई भी झोपड़पट्टी दिखना नहीं चाहिए, पूरा बोल दीजिए। आप खड़गपुर जाएंगे नहीं मिलेगा आपको, सिलीगुड़ी जाएंगे, ऐसे ये शियालदह जाएंगे नहीं मिलेगा, आप ये और भी जो स्टेशन वगैरह है आपको मिलेगा नहीं। जैसे ट्रम्प आए थे, उनको मोदी जी ने बोला कि मुझे एयरपोर्ट से ये कोई भी झोपड़पट्टी दिखना नहीं चाहिए। वो मोदी का जो स्टेडियम जो बनाया था, वो कोविड जो लेके आए थे ट्रम्प, उसके जो कोविड जो हुआ 23 मार्च को, बात कभी याद होगा आपको। तो ये जो बात है, अभी सारे जगह में, अभी अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी नए शहर में भी जाएंगे, आपको दिखेगा कुछ कुछ जगह में 80, 100, 150 जितना बुलडोजर पड़ा हुआ है, छोटा से बड़ा देखकर। अभी ट्रैक्टर लोग परचेज करते थे, पानी के टांकी करते थे, ट्रैक्टर का भी करते थे, इसको भाड़ा लगाते थे, पैसा आता था। बुलडोजर भाड़ा लगता है, और बुलडोजर में पैसा आता है तो बैंक में लोन भी दे देता है। तो अभी अचानक सूरत में कुछ दिन पहले, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी ऑफिशियल ऑर्डर, म्यूनसिपालिटी का ऑर्डर भी नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस आ गया, फोर्स आ गया, एक पूरा एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को उन्होंने, कतार गांव में पुराना एरिया था, उसको तोड़ दिया। और बोले कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तैयार नहीं है, कोई ऑर्डर भी रिटर्न ऑर्डर नहीं है। तो कल यहाँ और एक भी बात अहमदाबाद में जो हुआ, देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, वी शुड थिंक अबाउट इट। सुभाष ब्रिज, यहाँ जो अहमदाबाद को ओल्ड टाउन से न्यू टाउन जो कनेक्ट करता है, साबरमती की साइड में, गांधी ब्रिज, नेहरू ब्रिज, सुभाष ब्रिज, सरदार ब्रिज, और भी 2-3 ब्रिज भी ऐसे हैं जो हमको कनेक्ट करता है। इस साइड में जो रहते हैं थोड़ा रईस रहते हैं, उस साइड जो रहते हैं व्यापारी रहते हैं, उसके बाद जो मजदूर रहते हैं, और उसके बाद जो रहते हैं गरीब लोग रहते हैं। ये डिवीजन, ये पूरा पैटर्न ऑफ
रेसिडेंशियल पैटर्न, बिजनेस पैटर्न अहमदाबाद है। ये सुभाष ब्रिज पुराना है, मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा 40 साल से पुराना होगा। अचानक ये ब्रिज खराब हो गया। तो ब्रिज खराब तो एलिस ब्रिज भी था। तो ब्रिज, एलिस ब्रिज में कोई 4 व्हीलर चलता नहीं था, मतलब हेवी ट्रक, एसटी बस नहीं चलता था। वहां एक गार्ड लगा दिया था, बड़े गाड़ी जाएगा नहीं। तो आप इसको यहाँ भी कर सकते थे, गार्ड लगा सकते थे। ट्रक, हेवी ट्रक्स, एसटी बस चलेगा नहीं, लेकिन 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ये चल सकते हैं। आपको तोड़ देना है तो बोलते रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसको बंद कर दिया था। जो वो लोग साइड में रहते थे, घूम घाम के जाना पड़ता। अचानक तो ये बुलेट ट्रेन के लिए जो लोग हैरान परेशान हो रहे हैं, अब कल्पना मत कीजिएगा। हम स्टेशन जाते हैं तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो प्लेटफॉर्म का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। बुलेट ट्रेन कब होगा पता नहीं है, जब होगा हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे वो भी कभी हम सोचे भी नहीं। पर बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। तो अभी बाद में विदाउट एनी नोटिस 2-3 दिन पहले एलिस ब्रिज को तोड़ दिया गया। सुभाष ब्रिज को तोड़ दिया गया विद इन फ्यू सेकंड्स, है ना, एक मिनट भी नहीं लगा। मॉडर्न मेथड्स में डिनामाइट में हम देखे थे भुज में, जब डिनामाइट में डाल के लोगों ने बिल्डिंग तोड़ते थे लोग, देखा ये तो पूरा टूट गया है। अभी कल हुआ, गई कल। तो ये एलिस ब्रिज, हाँ आज पेपर में आज सुभाष ब्रिज को तोड़ा हुआ, फिर नया बनाएंगे। तो अहमदाबाद में अगर देखेंगे आप 3-4 साल में कितने ब्रिज को तोड़े बने गए, बना गया, तोड़ा गया। ये भी ब्रिज जैसा था वो वहां तक जा रहा था अटकेश्वर, वो भी करोड़ों रुपया खर्चा हुआ था। तोड़ने में कितना पैसा जा रहा है, बनाने में कितना खर्चा जाएगा, ये क्या हो रहा है। फिर वो और भी एक ब्रिज, नॉट ओनली दैट, अरे वो उसका हाईलाइट हो रहेगा और सुभाष ब्रिज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को आप बताइए ब्रिज कब कंप्लीट कब करेंगे आप, व्हेन यू कंप्लीट इट। वो आंसर कोई नहीं है, क्योंकि सिटीजन्स को इन्होंने इतना डरा के रखा है, सिटीजन मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, नॉट रेडी टू स्पीक, कहीं सही देने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरा नाम आना नहीं चाहिए। अच्छा, किसी का नाम नहीं आएगा। 140 करोड़ पॉपुलेशन में, मैंने मान लीजिए एडल्ट 50 करोड़ हैं, उनका नाम नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो हमारा बिल्ली वाली जो बात है ना, बिल्ली का में घंटी कौन बांधेगा, कौन सा चूहा है घंटी बांधेगा, कोई घंटी बांधेगा नहीं। तो 50 करोड़ पॉपुलेशन में कोई घंटी बांधने वाला आदमी नहीं होगा, तो आज ये सरकार तो ऐसा ही करेगा ना, they will do like this only। तो ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, तो स्कूल का ब्रिज को लेकर चल रहा है, स्टेशन को लेकर चल रहा है, झोपड़पट्टी को लेकर हो रहा है, और भी कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स, पीपुल्स की प्रॉब्लम्स बहुत ही परेशानी वाली बात है। और बाजार की भाव इतना बढ़ चुका है, अभी कुछ सेक्शन में पैसा आया है, दे हैव मनी, बाकी लोग भिंडी की भाव, टमाटर के बगैर सब्जी चलती नहीं है, बटाटा का, प्याज थोड़ा सस्ता है शायद, बाद में ऐसी हालत है। और रिटायर्ड लोग तो पैसा मिलता है, उनको चिंता भी नहीं है दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मनी। लेकिन बाकी जो लोग हैं, पूरा सारा परिवार के लोग काम करते हैं तो घर चलता है, वाइफ, हस्बैंड, छोटा बच्चा, और ये पूरा परिवार काम करते हैं तो घर चलता है। तो इसमें तो पढ़ने का सपना है या नहीं, तो कुछ लोग सोचते हैं पढ़ के क्या होगा। तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ के क्या करूंगा। मैं, आपने एक सिनेमा देखा होगा, एक नीलबत्ती सन्नाटा करके फिल्म बनी हुई थी, नीलबत्ती सन्नाटा। उसमें वो जो एक्टिविस्ट थे ना, जेएनयू की स्टूडेंट जो थी, क्या नाम उसका है, स्वरा भास्कर, उसने रोल किया था उसने। तो वो घर की डोमेस्टिक सर्वेंट है, वो डोमेस्टिक हेल्प है। तो लड़की स्कूल जाती है, तो माँ बोलती है, लड़की को बोलती है, तुम पढ़ने नहीं जाती हो, ध्यान नहीं देती हो, पढ़कर क्या होगा। तो बाद में माँ को सामने बोलती है, देखो माँ, तुम मुझे खाली चिढ़ रही मेरे ऊपर। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता, नौकरानी का लड़का क्या होगा, तो नौकरानी बनेगा। तो पढ़ के मुझे क्या करना है, मुझे तो क्यों पढ़ूंगी मैं। डॉक्टर तो तुम तो डॉक्टर हो नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनने वाला, इंजीनियर में बनने वाला भी नहीं हूँ। तुम नौकरानी हो तो मैं भी नौकरानी बनूंगी, वही तुम्हारा किस्मत में लिखा हुआ है। तो इसी का प्लॉट में बाद में इसी से स्टोरी जाती है। तो ये साधारण झोपड़पट्टी में जो काम करते हैं, यहाँ स्टेशन में जहाँ हुआ लोग काम करते हैं, जो गैरेज में काम करता है उसका बच्चा को लेके आता है, जो और कहीं की भी काम करता है, वो ठेला गाड़ी ठेलता है, वो भी अपने बच्चे को लेके आता है।
जो डोमेस्टिक हेल्प होता है बच्चे को लेकर भी जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं। हमारे वो अभी जो चला अभी क्या बोलते हैं इसको, नीट का लेकर इतना बार चला, हमारे इन झोपड़पट्टी से कितने लोग नीट के लिए आते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग ट्यूशन की भाड़ा, ट्यूशन की जो है वो वहां अटेंड कर पाएंगे, ट्यूशन की दरवाजा तक जा पाएंगे लोग। ऐसी स्थिति में तो ये एक अलग दुनिया है, नीट की दुनिया अलग है, और एक दुनिया है जो है तो झोपड़पट्टी वाले जो है वो उनकी अलग दुनिया है। झोपड़पट्टी का जो नौकरानी है नौकरानी नौकर रहेगा, जो आदमी हथौड़ा मारता है हथौड़ा रहेगा, जो कार रिपेयर करता है वो कार रिपेयर ही करेगा, और जो है ऑक्यूपेशन जो बात है, जो पुराने जमाने वाली बात थी वैसी वैसी चलेगी, वही परिस्थिति है। और वही वोट बैंक जो है इलेक्शन टाइम पे वही रूलिंग पार्टी का वोट बैंक है, वही ही है। उनको समझ में आए उनको वही दे देते हैं, नहीं दे देंगे डराएंगे फंसाएंगे गाली देंगे झोपड़पट्टी जला देंगे, तो क्या करेंगे लोग, डरेंगे वोट तो देंगे ही ना। अरे जो नौकरी करने वाले डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर राइटर पोएट, और वो लीडर नहीं है, वो डरते नहीं। अगर वो लीडर नहीं है, रूलिंग पार्टी को सामना नहीं कर सकते, सच बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लड़का का भविष्य जो है अमेरिका में है, उसको पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सिटीजनशिप का प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं यहाँ चुप रहूंगा। तो जितने सारे बड़े बड़े आदमियों का लड़के लड़कियां अमेरिका में है, उनकी पेरेंट्स यहाँ चुप, अहमदाबाद में गुजरात में चुप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसकी जो फ्यूचर जो खराब हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो चुका है। ऐसी स्थिति में आज हम जी रहे हैं। तो राम मंदिर का लूट हो गया, ये राम मंदिर का इतना बड़ा धंधा चल, राम का तो धंधा कब से चल रहा है, आजादी से पहले चल रहा है, आजादी के बाद भी चल रहा है, आजादी होने के बाद भी चल रहा है, आजादी के बाद भी चलेगा ही। तो ये लूट तो हो गया, लेकिन आपको इतना शॉकिंग लगता है क्या? मुझे शॉकिंग लगता है, आपको शॉकिंग लगता है? राम मंदिर में चोरी हो गया, हाय हाय हाय, चलो मैं उपवास करो खाऊंगा नहीं, राम मंदिर में चोरी होगा, किसने किया? नहीं, अरे चोरी हो गया, जानते कुछ ने चोरी किया है, अरे जो पावर में वही चोरी किया होगा, वो भी जानते हैं, वैसा ही होता है, कोई शॉकिंग मैटर नहीं है। चोरी हो गया राम मंदिर में नहीं। तो ये जो बात है, आज समवन है रिटन कि सोमनाथ मंदिर का लूट और राम मंदिर में चोरी, और भी उस बारे में तीनों का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो चोरी। तो सोमनाथ मंदिर के लूट के बारे में रविला थापर देवे लेक्चर लॉन्ग बैक, उनका किताब भी है। उन्होंने बताया सोमनाथ का लूट क्यों होता था। सोमनाथ के मंदिर में सब सारे के सारे संपत्ति जो होते थे जाते थे, वो सोमनाथ मंदिर में रहता था। कहाँ? बड़ा जो गुम्बद जो था उसी के अंदर में वो रखा जाता था। और वही कोई गद्दार तो जो आए बाहर से, वही ना कोई तो होगा जो उनको बुला के लाया। तो जो गुजराती व्यापारी जैसे बांसुड़ी गामा को लेके आया, तो ऐसे भी ना कोई होगा। तो ये कोई बोल रहे हो कि भाई यहाँ हीरा नीला मोती माणिक पैसा इसी गुम्बद के अंदर में शिवलिंग के अंदर है, थोड़ा खोला निकला लेके चला गया, फिर भर दिया। लेकिन घर में रखेंगे नहीं, घर में रखने से घर का चोरी होता है, डकैती चोरी करते हैं। और बैंक तो था नहीं, तो बैंक नहीं था, बैंक होता तो बैंक को लूट लेते। तो बैंक नहीं रखना है, मंदिर में रखना है। इसीलिए मंदिर को इतनी बड़ी माने सबसे बड़ा रिचेस्ट कौन सा जगह है भारत में? ऑल टेम्पल्स, रिचेस्ट वेल्दिएस्ट प्लेसेस इन इंडिया, ऑल टेम्पल्स। जगन्नाथ मंदिर हो या और भी राम मंदिर हो या और कोई मंदिर क्यों ना, और छोटा छोटा मंदिर में कुछ पैसा होते हैं। और ये जो वे साइड जो मंदिर बनते हैं, वो भाग्य लक्ष्मी जैसा, वो हैदराबाद वाली अहमदाबाद में बनी हुई है, छोटा छोटा, वहाँ तलवार रहता है, वहाँ छुरा चाकू रहता है, वह राइट इरप्स वो तलवार निकलता है, वो बाद में निकल पड़ते हैं सब। ये सब घर में नहीं रख सकते आप कहीं पब्लिक प्लेस में हनुमान जी होंगे, वो माने जय माता दी होंगे, उनके नाम पर रहेगा, मंदिर होगा, सिंदूर चढ़ाया जाएगा, वो भगवान कलर का ये लगाया गया होगा, थोड़ा आरती वारती होगा, बस। फिर जब होगा तलवार निकाला जाएगा, वो ताबी किसके पास होगा, उसका क्या अपने अपने महत्व बनाते हैं। ये हमारी सोशल फैब्रिक्स इस तरह से बन रही है, इसी तरह सोशल फैब्रिक्स। तो ये जो बात में तो, लेकिन जितना जितना हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, हम इतना इनसेंसिटिव कैसे होते जा रहे हैं, ये क्या साइन है? राम मंदिर के बारे में जो हुआ, तो इतना राम मंदिर लेके तो पूरा बाबरी मस्जिद को लेके चला, बाबरी इतना राम मंदिर को चला, इतना आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, यहाँ से नीचे के ये निकला, वो निकला, वो निकला, सब निकला, बुद्धिस्ट भी निकला, सब निकला, वो सब लोग भूल गए। चोरी हो गया कोई बात नहीं करे, क्योंकि चोर जो है वो बड़ा जाना माना आदमी होते हैं, उनके बारे में बोलने से हमारा मैंने जान जोखिम में हो सकता है, इट मे बी डिफिकल्ट। ये सब हो रहा है।
तो ये बहुत सारे एक है, सुभाष ब्रिज टूटेगा कब बनेगा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, पब्लिक कमेटी कुछ भी नहीं है, उसका क्यों तोड़ा गया, क्यों इसको रिपेयर नहीं किया गया, तोड़ने का ये करोड़ों रुपया खर्चा होगा, कहाँ से पैसा आएगा, हमारे वो टैक्स का म्यूनसिपलिटी टैक्स दीजिए, कितना टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स तो टैक्स बढ़ ही रहा है म्यूनसिपलिटी का, हमको देना पड़ता है, हम चुपचाप है क्यों, हम लोग कंप्लीट डिवाइडेड है, हम इकट्ठे नहीं है। हाँ, जबकि हमारा कास्ट एसोसिएशन बढ़ रहा है, जो कास्ट एसोसिएशन बढ़ रहा है, लेकिन सिटीजन्स ग्रुप नहीं बढ़ रहा है। सिटीजन्स ग्रुप जो बढ़ना चाहिए, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। सिटीजन मीन्स डेमोक्रेसी, सिटीजन मीन्स लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये जो बात है वो नहीं, लेकिन कास्ट ग्रुप्स, पावर, आइडेंटिटी वाली जो बात है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम जो है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहा है और इसी को प्रमोट के लिए पैसा भी दे रहे हैं, इलेक्शन की वोटिंग भी इसके आधार पर भी हो रहा है, और पावर जो पार्टियां जो है जीत भी रही हैं, और इलेक्शन हो जाने के बाद भी आपका एमएलए भी रहेगा आपका साथ, आप बोल नहीं सकते, आपका एमएलए आपके साथ रहेंगे, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है, जो पेंडिंग पोजीशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरा बदलना, पूरा डिलिमिटेशन को ये करना, विमेन रिजर्वेशन की बात को लाना, ये सब करने के लिए यू नीड सम ट्रूथ मेजोरिटी इनसाइड द, और वो भी इलेक्टेड नहीं है, खरीदा हुआ, वो तुम आ जाओ तुम हाथ ऊंचा करना, ऐसी वाली परिस्थिति जो हो गई है। पॉलिटिक्स का मोरालिटी जो बात है, मोरालिटी इथिक्स, जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह जो बात करते थे, आज वो बात चली गई है, आज वो बात है ही नहीं है, कंप्लीट इसी स्थिति पर खड़े हुए हैं। तो इसी स्थिति पर मैं कल ओपन अप कर रहा हूँ अपने सामने, आपके मन में भी जो भी समस्या भी लग रहा है, आप लोग भी थोड़ा एक्सप्रेस की, लेटर्स थोड़ा बात करने से थोड़ा क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं ना, थोड़ा हल्का हो जाता है, नहीं तो अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे भाई गुमरान होता है, मैं बिल्कुल फीलिंग सफोकेटेड, मैं बोल नहीं पाता हूँ, किसको बोलूं, बोलने वाला तो गाना सुन रहा है, वो तो पार्टी में जाना है, होटल में जाना है, आज छोड़ू भाई का शादी है, छोड़ू भाई का लड़की का शादी, वहां जाना है, मैरिज फंक्शन में जाना है, किसी के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। और जो भी मेरे घर में वो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, किसके साथ देंगे, वो मोबाइल में बात करता है, वो मोबाइल में बात करता है, बात करूं किससे में, टू टॉक, कम्युनिकेटिव ये बढ़ गया है, इंस्ट्रूमेंट बढ़ गया है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, मैक्सिमम मिसकम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इन सोसाइटी, इन फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल्स, इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटीज, एवरीवेयर मिसकम्युनिकेशन, ये होते जा रहा है। इसी स्थिति में जब थोड़ा मिल के बात करते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है, तो इसीलिए हमने करंट सिचुएशन में अपने ओपन डिस्कशन रखा है ये, तो जिसको मन में जो आता है आप प्लीज प्लीज, मैं आई वाइल्ड थिंकिंग, तो मैंने वाइल्डली बात सब किया, इसमें कोई ऑर्गेनाइज था, इसमें था गरम से। Your hand is very long. Let other small hands be raised. Rahul bhai, yes, small hand. He has a small hand. Very, very long hand. You have a very long hand. You can reach the sky. Hi, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, हाय, ये ऑन या हाय, मैं श्रीजा हूँ, मैं सोशियोलॉजी की पढ़ाई करती हूँ अभी, एंड मुझे यही मतलब समाज में कुछ बदलाव लाना है, उसी पे काम करना है। तो मैं जो विरासत है, जो लेगेसी अभी है इस समाज के बदलाव लाने की, उसमें जस्ट एंटर हो रही हूँ, तो मुझे इस चीज के बारे में उम्मीद लेके काम करना थोड़ा अभी डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज मुझे बहुत वही लगता है कि क्या बदलाव मतलब हो पाएगा इतना कुछ होने के बाद, और क्या मैं उसमें जुड़ा पाऊंगी। तो ऐसे रूम्स में आके बहुत अच्छा लगता है, बट यही विचार था तो उसके बारे में। I am very surprised about the bridge demolition because I love dynamite. I wanted to see it myself, और अभी तक till today, till you told it, I didn't know Ahmedabad में demolish हो गया. I had no clue about it. हमारा दादाजी के घर के सामने हटकेश्वर bridge is there, and the story goes after it was built, in 1 week they closed it because more than 2 activists cannot go on it, and then it took years to destroy it and
finally the bridge is gone. But during that time, if you see, I came from UAE like on visit, and I could see the number of shops just disappearing. उनका business is gone. वो ब्रिज के नीचे पहले there'll be like 8 मस्काबन का shops. Now there are only 3 of them remaining, and it's like no one is covering these stories. No one is even talking about it. I don't think if I pick up a newspaper today or tomorrow, the bridge is going to be mentioned at all. And this is the beauty of the people in power right now. They get to hide what, and they get to decide what we see. और आपने बोला FIFA, IPL. I stopped watching IPL when Dream 11 came into play. Now it's not about becoming a sportsman. It's about betting on a sportsman to make your 100 rupee into 300 rupee. And this is legalized gambling in a country where only in Goa you're supposed to gamble. And no one is talking about it. And it's just hopeless. All my friends, all my friends' parents, everyone is just like, you study, you work, and leave this country. Go abroad or enter a gated community so that you don't have to see the reality of what's happening. And whenever I take the metro, I can see the Jopatpati that you mentioned. But even to go inside and talk with them, they won't talk to you because they're like, who are you? Can I trust you or not? And we won't, like, they've drawn the line so clearly in our head that they don't call it class or caste or anything. All they know is don't talk to these people. And when I give 10 rupee to some homeless kid, 5 people tell me not to give them the money. I'm like, what is the point of all this? But yeah, the hope is lost, and it's important that we talk more and more to each other, because everywhere I go, I find people thinking about the same thing that we are thinking, but feeling alone. Because there's no partnership, there's no strategy, there's no third space where we can come together. And the number of people like who actually want to make change. There is one grandpa near the outskirts of Ahmedabad. He have asked me to record a video of him and send it to Delhi. I don't know what he's going to talk about. His father was a police person. He's a Muslim person in Ahmedabad, and I just know him very randomly. But he has no other option to get his story out that he's trusting random people right now. And the media is gone, and that is the real deal here. कहानी नहीं बाहर आ रहा है. The stories are being doctored, they are being censored, and we are being fed useless stories about like what this Bollywood person is doing or what is happening here. While I don't know what's happening in my own neighborhood anymore, and if I don't know what's happening in the other side of Ahmedabad, and I'm supposed to vote for a government that will control all of Ahmedabad, I don't have the information. That's all. And I really want my father to speak, so I'm going to force him. वणकम वणकम बैक सीट पर जता रहे तो चार्जिंग को કરીને મૂકીને આવી જાવ ને મૂકીને આવી જાવ वणकम કોઈ લઈને જ वण- પ્લીઝ वणकम गुड इवनिंग वणकम गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु. For me, secularism is everything, nothing a problem. As long as you are a human, first you are a human. You are born, by chance you become a Muslim, Hindu or Christian, it is by your father. By chance, by chance you become a Hindu, Muslim or Christian, whatever you call it. But basically everybody is a human. And that is the condition for me. So about the secularism and all these things, and the madam mentioned a day before last week they celebrate the anti-emergency week. It is the officially declared by the Indira Gandhi in 1976, 25 June, in the midnight. It is officially declared. So you protest. But the emergency now, what is going on? What you are doing? Even you don't want to say that it's an emergency. Okay. So that is the one condition for me. And I am prospered by the emergency of Indira Gandhi, because she bring at the time the 20-point program. You may say many things about many things. This atrocity happened to the Jupatpatis in the Delhi, India, Delhi gate, and Sanjay Gandhi
and the Vidyacharan Shukla and whatever you say it. They bring one program called 20 point programs. One of the programs, they give the apprenticeship to the people. Now also they give in the name of the skill development everything. The money is spent, but nobody is trained. Whereas in my case, I was only the 11th standard pass guy, and I got an apprenticeship program in Indian Petrochemicals Corporation Limited in 1977 because they carried this program because of the emergency. So whatever you say about the emergency at the time, there are something better. But here, what is happening? You know, you are witnessing it. You are not talking about it. The main reason for this is the bad people are always bad. That is not a problem. Problem is when the good people become silent, it gives the power to them to becoming more bad. So here, that is the real problem of this one. Okay. And about the religion, before 2 days I read a nice story. One person studied here and he go to the outside and bring the degree and everything. And as you go outside, your father is well rich and he is already having a business and money and everything. So his father asked him, what do you want to do? He say, okay, let me first take a round of the India and I will come back to after 2 months and I will give you the answer. Then that person gone everywhere and he see at the present condition and he come back and he ask for the 2 crore rupees from father. I will make a business. Then the father asked him, what you are going to basically? I don't disclose it. After 2 years, I will take you there and I will give you your money, whatever you give, and more than that also I will give you. Then 2 years passed and the father asked, where is your business? He said, let us go to visit one mandir. He go there, ask father, visit everything is okay, nice and this thing. He asked, but where is your business? This is my business. This is the temple is my business because it gives the more return than doing anything. I invested it. So this is the story. It tells everything of the present India. No need for any manufacturing, no need for any innovation, no need for anything. Just make the people come to you and pay for it. So this is the excellent story for me of the present condition of India. Okay, whatever way you think it, whether I am atheist or the not atheist, believer or not believer, but everywhere it is the same thing. This is the one part of it. The another part is about the construction of the bridges and everything. And the accountability is missing. We pay the tax like a Europe, but the government accountability is nothing. They don't answer anyone, not a citizen. You are not at all a citizen because now they know how to win the election without you also. So there is algorithms, there are the ways, there are the influences, everything is there. You become a non-entity. Okay, you go to the vote, well and good. If you don't go, that's a far more good because that place we are already filling it. Okay, so this is the condition. And about the bridges and everything, it is going to be the same because the inefficiency feed them the more. The Kokra bridge is costing something 112 crores, and to break it, it has cost you the 240 crores. The more you spend, the more you get. So it is the self-made business. So it is yes, you spend more, you get the commission more, whatever you call it, the way different it is. Okay. Thank you for the opportunity. Have a nice day. Bye. See you. I just wanted to add one thing. You spoke about a bullet train, right? I don't understand because bullet train is only for passengers. We need goods train. Goods cannot be carried in the speed of a bullet train. It's not designed for it. We are not building any public transport. We are not able to reduce the death in Thane station where 34 people die every month in Mumbai. You're not able to build a better platform or get more public trains, and you're building bullet train. And its cost is supposed to be more than an Indigo flight. The time is more than an Indigo flight. You cannot carry goods in it. It's not for goods at all.
what is the point of it? And we're just clapping because 2035 Commonwealth is coming. We want to show them all of it. And the thing is, no one is dumb. No one is stupid. We are so smart that we understand there's no point in speaking out anymore. That is what is happening here. An entire population with no hope. All they know is, I can either like spend 3 hours talking about it or spend 3 hours gambling on Dream 11 or working, and that is a better option for me because there's no hope, and that is something systematic we cannot change until something happens, and we're just trying to find an answer here. एक्चुअली सुभाष ब्रिज को लेकर बात बतानी थी कि एक जगह पे रास्ता बंद होने से कितनी परेशानी हो सकती है। मैं एक्चुअली उसी एरिया में रहती हूँ, सेंट्रल जेल रोड पर। आश्रम रोड से जाएंगे, पहले वाड़द सर्कल आएगा, फिर गांधी आश्रम आएगा, फिर सुभाष ब्रिज आएगा। वाड़द सर्कल पे अभी एक फ्लाईओवर बन रहा है, फिर आगे जाएंगे तो गांधी आश्रम का रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो वो पूरा एरिया ब्लॉक है। फिर आगे जाके सुभाष ब्रिज बंद है, तो पूरा ये 3 कंटिन्यूअसली ये रास्ते बंद हैं। तो पूरा जो नॉर्थ अहमदाबाद है, ये चांदखेड़ा, मोटेरा, रानी, वाड़ज, थलतेज, उस 132 फीट रिंग रोड, वो जो पूरा एरिया जो पूरा है, उसका टोटल कनेक्टिविटी सिविल हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, ये तीनों से कट चुका है। आज से पहले मतलब ये सुभाष ब्रिज कल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अभी उसके 2-3 स्लैब शायद अभी गिराने बाकी हैं, लेकिन 7 महीने लग गए कॉरपोरेशन को ये डिसाइड करने के लिए कि ये ब्रिज रिपेयर नहीं हो सकता, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो ये बात थी, पहले 15-20 दिन के लिए बंद किया था कि ये रिपेयर हो जाएगा, सिर्फ कुछ जगह पे क्रैक दिखाई दे रही है, फिर नहीं क्रैक ज्यादा है तो और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर 7 महीने के बाद अभी 5-6 दिन पहले पता चला कि नहीं, पूरा ब्रिज ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अगर ये डिसाइड करने में 7 महीने लग जाते हैं कि ये इसका रिपेयरिंग हो पाएगा कि इसे टोटल नया बनाना पड़ेगा, तो हम सोच सकते हैं कि इसे नया बनाने में कितने साल लग जाएंगे। तो कितने सालों तक ये पूरा जो एरिया जो है वो कट ऑफ रहेगा। अगर आपको रेलवे स्टेशन के लिए जाना है, अगर आपको मान लो रेलवे स्टेशन मुझे नहीं जाना, चलो मैं कहीं पर भी अहमदाबाद से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे सिविल हॉस्पिटल किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। और गांधी आश्रम, उसका रीडेवलपमेंट भी पिछले 2 साल से चल रहा है। 2 साल से वहां पर इतने सारे पेड़ काट दिए, पता नहीं वो क्या रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। हर जगह पे बैरिकेड लगे हुए हैं, तो मैं वहां पे रहती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं देख सकती कि वहां पे अंदर एज सच क्या रीडेवलपमेंट हो रहा है। और एक और मैं शॉकिंग बात बताऊं कि पहले रिवर फ्रंट से मुझे सुभाष ब्रिज पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते थे। अब ये वाड़ज का फ्लाईओवर, उसकी वजह से ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, गांधी आश्रम का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ये जो पूरा रास्ता जो बंद है, उसकी वजह से सिर्फ ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे मैं ये पीक आवर्स में निकलूंगी, मुझे मिनिमम 2 घंटे लगेंगे ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे क्रॉस करने में। पूरा वाड़ज को क्रॉस करते करते, मतलब वो रिवर फ्रंट पे आप ट्रैफिक देखेंगे तो पूरा वाड़ज से जहां रिवर फ्रंट का कटआउट है आश्रम रोड पर, वहां से लेके पूरा इनकम टैक्स तक आपको पूरा ट्रैफिक मिलेगा, आप निकल नहीं पाओगे वहां पर। और रिवर फ्रंट से वाड़ज में आप बाहर निकलोगे तो गांधी आश्रम बंद है, तो फिर आप पूरा रानी जाके डी मार्ट, वो मेट्रो स्टेशन जो है वो पूरा कवर करके 3 किलोमीटर घूम के फिर आप वहां पे बाहर आओगे। तो ये जो वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है, मतलब हर रोज आप 2-2 घंटे सुबह में और शाम के टाइम पर आप 2-2 घंटे 2 व्हीलर पर आप ऐसे ही ट्रैफिक में बैठे रहो, ये पॉल्यूशन वाली जो एयर है वो आप आपके सांसों में लेते रहो, लोग जो कंटिन्यूअसली जो हॉर्न बजाते हैं वो आप लगातार सुनते रहो, मतलब आप घर पे पहुंचोगे, आपके शरीर में कोई एनर्जी नहीं बचेगी कि आप फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के कुछ बात कर पाओ, कुछ मतलब टीवी सीरियल देख पाओ, या कुछ भी आप क्रिएटिव एक्टिविटी कर पाओ, वो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। तो ये जो मतलब डेवलपमेंट जो हो रहा है माइनस ह्यूमन इंटरेस्ट, लोगों की कुछ फिक्र ही नहीं है। कितने सालों तक आप रास्ते बंद रखो,
कितने सालों तक आप रीडेवलपमेंट करते रहो, वहां जो लोकल लोग जो रहते हैं उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो कैसे अपने घर पहुंचते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्कूल है लेकिन कैसे वो 2 घंटे पहले अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए मतलब बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए, उनको लेने के लिए कितने 2-2 घंटे पहले घर से निकलते हैं, कितना पेट्रोल पे उनका खर्च होता है, ये बात की किसी को भी फिक्र नहीं है। तो एक पूरा एरिया ये सुभाष ब्रिज बंद होने से टोटली कट ऑफ हो गया है, पर्टिकुलरली रेलवे स्टेशन से और सिविल हॉस्पिटल से। तो ये बात सही है कि सिटीजन्स वॉइस नहीं है, वरना हम कितने पैसे टैक्स में दे रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी का टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन मतलब कोई फैसिलिटी ही उसके सामने नहीं है। और सिर्फ सुभाष ब्रिज नहीं, हाटकेश्वर ब्रिज में भी पहले ब्रिज बन रहा था तब लोगों ने परेशानी उठाई, फिर उसे तोड़ने में 1.5 साल लग गए तो उसको लेकर भी परेशानी उठाई। जो लोग एक्सप्रेस हाईवे पर अहमदाबाद से बाहर जाते थे वो भी मतलब आप बड़ौदा 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अहमदाबाद से अंदर आने के लिए आपको 2 घंटे और चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ब्रिज बन रहा है और टूट रहा है। तो ये जो परेशानी हो रही है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, ये जो एयर पॉल्यूशन हम लोग हमारी सांसों में ले रहे हैं, मुझे लगता है कि मतलब लाइफ जो 75 ईयर की होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये धुएं में 60 साल में हम लोग मर जाएंगे। तो ये सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं। तो ये ब्रिज को लेकर ये बताना था। और एक और ये बात भी है कि कलेक्टर ऑफिस और आरटीओ ऑफिस दोनों सुभाष ब्रिज के इस पार है, तो उस साइड के जो लोग इस बार भी आना चाहते हैं आरटीओ के काम से या कलेक्टर ऑफिस के काम से, वो भी नहीं आ सकते, उनको भी 5 किलोमीटर घूम के वाडज ब्रिज से आना पड़ेगा। और उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम है कि गांधी आश्रम का रीडेवलपमेंट हो रहा है तो वो भी पूरा घूम के 4 किलोमीटर घूम के पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत सारे इश्यू है। एक जगह पे काम शुरू होता है कॉरपोरेशन का रोड बनाने के लिए, यहाँ हम जहाँ पे बैठे हैं वहां आगे 20 दिन से ये रोड बन रहा है, अभी तक नहीं बना। वो बोल रहे हैं हम लोगों ने प्लास्टरिंग कर दिया, पानी आप खुद डालना। अब पानी सुबह में 2 घंटे आ रहा है तो 2 घंटे हम घर का पानी भरेंगे, घर का काम करेंगे, या फिर बाहर जाके हम पानी डालेंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज है। रास्ते पर चलने का भी राइट नहीं मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। बस इतना ही। आप आने होल्ड कर दो। आप होल्ड कर दो। હવે હું અહીંયા કેળાનું બટન દબાવું. તો અહીંયા કેળાનું પ્રિન્ટ આઉટ આપ્યું. હવે અહીંયા કેળાનું બટન દબાવી અને ખાલી હાથ હટાવી દઉં છું. તો અહીંયા સફરજનનું બટન આવ્યું. ફરીથી કહું, આ માની લો વોટર છે, વોટર આવ્યો, એણે કેળાનું બટન દબાવ્યું, કેળું છપાઈ ગયું, બરાબર, અને પછી વોટર ગયો. પણ કોઈ વોટર આવ્યો, એણે કેળાનું બટન દબાવ્યું અને તરત જતો રહ્યો. આ હાથ હતો તરત જતો રહ્યો. સફરજન થઈ ગયું. એટલે આમાં રમત શું થાય છે કે ઈવીએમ ની અંદર, વીવીપેટ ની અંદર લાઇટ સેન્સર મૂક્યું છે. વીવીપેટ के अंदर there is a light sensor inside वीवीपैट. What is light sensor? It is showing light intensity as 62. I put my hand, मतलब this is water. Water is before वीवीपैट. Light intensity is now 1, 2, 14 whatever. Water चला गया, लाइट इंटेंसिटी कितनी हुई? 100. बराबर. तो कोई वोटर आता है, उसने वोटर आया, ये वोटर आ गया, यानी लाइट ब्लॉक हो गई. वो केले को वोट देके वहां खड़ा रहता है. तो वोट चोरी नहीं किया. ठीक है. अब दूसरा वोटर आता है, खड़ा रहा 1-2 दिन, एक आध सेकंड,
केले को वोट दिया और चला गया, तो लाइट इंटेंसिटी वापस 100 हो गई, उसने एप्पल प्रिंट किया। मतलब वोटर वहां पे खड़ा नहीं है, और इसमें काला कांच है और वो सब और मैजिक है, वो जो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो जो वोटर चला गया उसका वोट चोरी कर लो। अब 80-90% वोटर है वो 2 सेकंड में 3 सेकंड में चले जाते। इसमें मैंने एक इफेक्ट नहीं डाली, वो इफेक्ट डाल देता हूं तो वोटर है वो जल्दी जाएगा। वो मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए वो साउंड इफेक्ट मैंने नहीं डाली। कि वोटर आया, केले को वोट देके खड़ा रहा, ये जो बीप साउंड है ना वो वोटर को बोलता है कि हाँ काम हो गया, ठीक है। तो लेकिन वोटर वहीं खड़ा रहा तो वोट चोरी नहीं किया। अब दूसरा वोटर आता है, खड़ा रहा, केले को वोट दिया, बीप साउंड सुन के चला गया, उसका वोट चोरी हो गया। मतलब खड़ा रहना चाहिए। वो आप 95 करोड़ वोटर को कैसे ट्रेनिंग दोगे? इसलिए खड़ा रहना चाहिए वो सॉल्यूशन नहीं है। बैलेट पेपर ऑप्शन इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि वहां तो वोटर को ठप्पा मारना पड़ता है, वो सोच समझ के ठप्पा मारेगा। यहाँ तो वोटर ने बता, आप कितनी भी ट्रेनिंग दो, पहले तो ट्रेनिंग देने के लिए इसके 10,000 डेमो वर्जन बनाने पड़ेंगे, पूरे कंट्री में घुमाना पड़ेगा। नहीं वो शाम, और दूसरा इसमें डिले 4 सेकंड का होता है, शाम को डिले ज्यादा हो जाता है, और वोटर भी थक के आया है, उसको भी घर जाना है, पीछे लंबी लाइन लगी है, सब चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी 30-40% क्या 80-90, मैं तो वहां खड़ा रहा है उस कैंडिडेट, वो बटन दबा के 2-3 सेकंड में जैसे ही बीप साउंड शुरू होता है वो चले जाते हैं। और प्रिंटिंग इसमें 4 सेकंड बाद शुरू होते हैं। यहाँ पे हमने जो 1 सेकंड का डिले रखा है क्योंकि हमको समझाना है फटाफट, वरना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ये दूसरा तरीका है। एक ब्लैक ग्लास का तरीका है जो पहले मैंने बताया था, ये मेरे को ट्यूबलाइट हुआ। ब्लैक ग्लास का तरीका मेरे को ट्यूबलाइट हुआ था सितंबर 2019 में, 8 साल के बाद। पहला वीवीपैट का डेमो मैंने देखा 2011 में, वो इलेक्शन कमीशन ने दिखाया था, उसका वीडियो देखा था। उसके बाद की ये लाइट सेंसर है, लाइट सेंसर से भी वोट चोरी हो सकता है। वो ट्यूबलाइट मेरे को हुआ मई 2024 में, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, ठीक है। तो ये जो लाइट सेंसर है इसमें, इसका डेमो हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या आया कि ये एक लेडी है, ज्योति यादव जर्नलिस्ट, उसने हमारे एक एक्टिविस्ट का जंतर मंतर पे डेमो लेके 3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बना। और उसके फेसबुक पेज पे आप जाओगे, ज्योति यादव जर्नलिस्ट, तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज उसके वीडियो है 10,000, 15,000, 12,000 व्यूज है। ये जो ईवीएम का व्यू है, ये 1 महीना पहले का वीडियो है, 1.5 महीना पहले का, उसका व्यू कितना चला गया? 1,40,00,000। क्योंकि वो ज्यादा पैसा नहीं है उसके पास, इसलिए अपने वो वीडियो को थ्रू राठी की तरह स्पॉन्सर नहीं करती, ठीक है। तो उसका व्यू है वो 10, 12, 15,000 ही रहता है। लेकिन ये सीधा 1,40,00,000 हो गया। एक दूसरा है मोहम्मद फैजल करके, वो तो यूट्यूबर भी नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं है, इधर उधर के नॉर्मल वीडियो डालता है। उसने एक वीडियो डाला ये वीवीपैट चोरी का, वो चला गया सीधा 40,00,000। तो ये कि भाई वीवीपैट में चोरी कितनी आसानी से हो सकती है, जो आपको बताया मैंने, ठीक है। कि वोटर आया, केले को वोट देके वही खड़ा रहा, तो वोट चोरी नहीं की। नहीं वीवीपैट है, मैं बताता हूँ उस पर। आपने कोई भी क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा, रुको। हाँ, अब वोटर आता है, वो वाटरमेलन को वोट देता है मान लो, और खड़ा रहता है। यह उंगली का मतलब है कि वोटर खड़ा है। खड़ा है क्यों? क्योंकि यानी कैमरे के सामने, यानी ईवीएम को पता लग गया कि भाई ये तो खड़ा है, तो उसने चोरी नहीं किया, ठीक है। अब वोटर चला गया, अब वोटर आता है, वाटरमेलन को वोट दिया, चला गया, वोट चोरी कर दिया। और इसमें जब कैंडिडेट फाइल सेटिंग होता है, ठीक है, तब इसमें जो वो, क्योंकि मॉकपोल में ही नहीं का चोरी करेगा, मॉकपोल में चोरी करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मॉकपोल को कैसे बाईपास होता है वो भी पूरा मैं अपने वीडियो पे बताऊंगा, वो थोड़ा लंबा लॉजिक है। तो ये पूरा हमारा डेमो करोड़ों में जाने लगा, लाखों करोड़ों में, इसलिए ये सीजेपी का पूरा शुरू हुआ। अब सीजेपी वाले हमको ये डेमो दिखाने ही नहीं दे रहे। पुलिस हमको ये 2 चीज हम लेके जाते हैं हमारे वॉलेंटियर जंतर मंतर पे, नहीं ले जाने देती। एक एक चीज का अभी चेकिंग कर रहे हैं वहां पे। सिर्फ ये 2 चीज थी उसके पास, मोबाइल और ये प्रिंटर, क्योंकि उनको पता है कि हम ये डेमो दे रहे हैं, ठीक है। वहां बोल के रखा है। हमारे 2 डेमो उन्होंने कैंसिल कर दिया,
परमिशन जो दिया था वो एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, टेक्निकल इधर उधर के पॉइंट पे। तो इस बार हम बोल रहे हैं कि भाई राइटिंग में दो हमको, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, हमने फुल प्रूफ एप्लीकेशन बना दी इस बार। तो किसी तरह से एक सीजेपी का वॉलंटियर है, ये दो चीज लेकर चला गया अंदर। तो सोनम वांगचुक ने ये डेमो, हमने नहीं बोला मंच पे दिखाओ, पब्लिक में भी नहीं दिखाया। जैसे ही उसने शुरू किया तुरंत पुलिस वाले ने आके उसका ये इंस्ट्रूमेंट ले लिया कि हम बाहर जमा करके रखते हैं, बाहर आके ले जाओ। और जैसे ही वो बाहर गया उसको बोला कि तुम बिना परमिशन के ये इंस्ट्रूमेंट ले गए थे, ये वो है, केस करेंगे तुम्हारे पास, घबरा के उसको भगा दिया। तो अभी हालत ये है कि सीजेपी और सरकार दोनों में मिली भगत है कि इस चीज को दूर रखो। तुम देखो ईवीएम के ऊपर कुछ नहीं बोला, आप समझो, वो बार बार बोलते हैं 11 लोग 19 लोग नीट में मर गए, सुसाइड किया। अरे भाई लॉकडाउन में 15 लाख लोग मरे थे। वो 15 करोड़ लोग लेबर को बोला कि जाओ पैदल जाओ, क्योंकि ट्रेन नहीं है, बस नहीं है। और जब वो सड़क पे जाते थे तो जब डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस करते थे तो पुलिस वाले उनको पीट के वापस भेजते थे। ये कोरोना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए वो रेलवे ट्रैक पे चलना शुरू किया। तो रेलवे ट्रैक पे क्या होता है कि आदमी यदि सो जाए तो रेलवे ट्रैक पे सांप बिच्छू बहुत ज्यादा होते हैं, और यदि वो एकदम थका हुआ सो गया है तो वो रेलवे की आवाज से उठेगा ही नहीं, यानी रेलवे के ऊपर चल गया। तो लोगों ने क्या किया कि वो रेलवे ट्रैक पे सोने के बजाय साइड में सोना शुरू किया। तो साइड पे सांप बिच्छू बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा एक दोस्त रेलवे में है, उनको क्या बोला गया कि ट्रैक पे कोई भी डेड बॉडी मिले, कटे हुए भी मिलते थे, कुछ मत करो, आसपास के स्मशान वालों को देके 200-500 रुपए देके उनको बोला अंतिम संस्कार कर दे, रिपोर्ट भी नहीं बनाने की। क्योंकि पहले एक बार रिपोर्ट बनाई तो अखबार में आ गया कि 35 लोग कट गए, तो उसके बाद 5 लोग कटते थे या 35 कटते थे, बाद में वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे। तो इस तरह से आप देखो कि ये 19 लोग मर गए, 19 लोग मर गए, ये पूरा जो धर्मेंद्र प्रधान हटाने का नाटक है वो इसको दबाने के लिए किया गया है, और कुछ नहीं है। कि ये 1 करोड़ 40 लाख वीडियो पहुंच गया, और हमने हमारा हर हफ्ते 2-3 डेमो हम रखते थे। तो हमारे डेमो को मना करने के लिए क्या किया कि भाई देखो सीजेपी का डेमो चल रहा है, हम आपको नहीं जाने देंगे, और हमको सिर्फ 3 घंटे ही देते हैं। गए 10 बजे गए, जैसे ही 1 बजने का में 2 मिनट होगी वो पुलिस वाला आके बोलेगा सब समेट लो तुमको। अब देखो सीजेपी है वहां पे, 15 दिन से वहां बैठे हैं, कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा। हमको एक दिन में हमने बोला कि 2 डेमो रखने दो, 10 से 5 और 5 बजे चले जाएंगे बोरा बिस्तरा बांधने के लिए, हमको परमिशन ही नहीं। यानी किसी भी तरह से ईवीएम में लाइट सेंसर लगा है, ये बात मोदी भी दबाना चाहते हैं, सोनम वांगचुक भी दबाना चाहते हैं, राहुल गांधी भी दबाना चाहते हैं, सब इस पे मिल गए, सब एक हो गए। और लाइट सेंसर का लॉजिक मैं आपको दोबारा समझा दूं कि वोटर आया, ये हाथ है, वोटर आया, ठीक है, उसने तरबूज को वोट दिया और वो खड़ा रहा, अभी भी वो कैमरा के सामने, मतलब वो लाइट सेंसर के सामने खड़ा है, वोट चोरी नहीं किया। देखो क्या छापा इसने, क्या छापा, तरबूज बराबर छेल्लू। હવે वोटर आई, वो तरबूज को वोट दिया, चला गया तुरंत। अब वोटर चला गया तो वो कैसे कंप्लेन करने वाला है कि वोट चोरी हो गया। और इसमें काला कांच है, यानी जब ये सेब छापता है, वोट चोरी का वोट छापता है, तो वो लाइट बंद रखेगा, इसलिए दिखेगा ही नहीं। तो वो वोटर आया, वो चला गया, तो क्या करेगा, वो लाइट चालू कर देगा। तो अब लाइट चालू करेगा लेकिन सामने तो कोई है नहीं, तो उसको दिखेगा ही नहीं कि कुछ छापा ही नहीं उसने। और फिर बाद में वो एप्पल, काला कांच है, शीशा अंदर, कांच काला है, लाइट बंद है, बाद में वो एप्पल छाप के काट देगा, दिखेगा ही। तो ये पूरा वोट चोरी का मामला दबाने के लिए ये पूरे नाटक चल रहे हैं। और आप देखो कि हाई लेवल पे अब प्रशांत भूषण भी बोलता है वीवीपैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो चोरी हो रही है वो वीवीपैट में हो रही है, दोनों में, ईवीएम वीवीपैट 100% वीवीपैट करा लो, काउंट प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मनीष तिवारी ने भी पार्लियामेंट में यही बोला। तो ये आज का बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। और दूसरा कि मिनरल रॉयल्टी है वो सीधी नागरिक के खाते में आनी चाहिए, और सरकारी जमीन का किराया सीधा नागरिक के खाते में आना चाहिए। अभी दिल्ली में एक क्लब है, गोल्फ क्लब या रेस कोर्स क्लब में भूल गया, जिमखाना क्लब, दिल्ली में, उसके पास प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस से 1-2 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा नहीं, पॉश एरिया है, इंडिया का नंबर 2 पॉश एरिया, नंबर 1 तो मलाबार हिल बॉम्बे माना जाता है,
नंबर 2 पॉश एरिया, वहां पे लैंड की कॉस्ट क्या, लैंड वैसे मिलती नहीं है क्योंकि सब लैंड गवर्नमेंट की है, फिर भी गवर्नमेंट जब किसी को 90 साल की लीज पे देती है, कुछ लोगों को दिया है, बिरला को दिया है, 2-4 कई लोगों को दिया है, तो 90 साल की लीज का 10 लाख रुपया मीटर से भाव शुरू होता है, ठीक है, 10 लाख रुपया मीटर। लेकिन ये जिमखाना क्लब है, वो कितना किराया दे रही है, 1 मीटर का 1 पैसा, साल का 1 मीटर का 1 पैसा, 1 साल का 1 मीटर का सिर्फ 1 पैसा, तो वो 27 एकड़ का प्लॉट है, उसका वो साल का किराया कितना देते हैं, 1020 रुपया। अरे आवा इस तरह के तो बहुत सारे प्लॉट है पूरे दिल्ली में। तो हमारा प्रपोजल ये है कि सारे गवर्नमेंट का प्लॉट इंटरनेट पे डालो ताकि पता चले कितने प्लॉट कितनों को फोकट में देखे रखे हैं, अदानी को, सबको। अदानी ने भी बहुत सारे प्लॉट खरीदे पूरे रेलवे लाइन के दोनों ओर, ठीक है, सरकार ने बेचे, उसको खरीदे यानी कि सरकार ने बेचे, 1 लाख रुपया एकड़। और उसने वो प्लॉट इंडस्ट्रियल जो जिनको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगानी थी उसको कितने में बेचे, 1 एकड़ का 1 करोड़। सरकार ने उसको बेचा 1 एकड़ का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के भाव में। और उसने जैसे उसमें रेलवे लाइन आई, ठीक है, 1-2 साल में उसने वो 1 लाख का प्लॉट है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ में बेचा। ये तो बहुत पुरानी बात है, 10 साल पहले की बात, 10-15 साल पहले की बात है। हाँ, એટલે मिनरल रॉयल्टी सीधी सिटीजन के खाते में। टाटा के पास एक कोयले की माइन है, उसमें वो रॉयल्टी कितनी देता है, साल का, 1 साल का 1 एकड़ का 1 रुपया, कितना भी कोयला निकाले, ठीक है, 1 रुपी पर ईयर पर एकड़। तो ये पूरा डेटा, मिनरल का डेटा हमको नेट पे डालना चाहिए। और आप देखो कि ये जितने भी सीजेपी वाले हैं सब इसका एक एक प्रपोजल का विरोध कर रहे हैं कि भाई हम बोलते हैं लोकसभा का चुनाव हर 2 साल में एक बार आना चाहिए। जैसे अमेरिका में विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव पिछले 230 साल से हर 2-2 साल बाद आता है, कॉर्पोरेशन का भी। तो क्या नहीं, सीजेपी वाले बोलते हैं 5 साल में एक बार आना चाहिए। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ फेक रिवॉल्यूशनरीज, बस ये। अच्छा, काफी बात तो बैठते हैं तो बहुत सारे बात आ जाएगी, बहुत सारे बात मुद्दा भी है। एक रिच इंडिया है, पुअर इंडिया है, मिडिल क्लास इंडिया है। लेकिन एक बात जो है सबसे मुझे जो लगता है, मुझे भी जो डिमोलिशन में देख के आया, तभी मैं घूम के आया, जिस तरह से बेरहमी से डिमोलिशन किया जा रहा है और उनके लिए कोई अल्टरनेटिव, तो अहमदाबाद में जो भी अल्टरनेटिव साइट की बात होती है, लेकिन कल रात को रातों रात डिमोलिशन हो ही जाता, लोग कहाँ जाएंगे। ये अगर जो हो रहा है तो मुझे एक ही आंसर है, क्या अगर हम एज ए नागरिक के हिसाब से, सिटीजन्स के हिसाब से, क्या हम एक्ट कर पाएंगे? कैन वी वर्क एज ए सिटीजन्स? कोई भी इश्यू हो, वोट का हो, इलेक्शन का हो, सिविल राइट्स का हो, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, एजुकेशन का हो। गरीब के लिए अलग एजुकेशन है, पैसेदार के लिए अलग एजुकेशन है। क्या पैसेदार आदमी जब पढ़ के आ जाता है क्या बहुत बड़ा नागरिक बन जाता है? अमेरिका से पढ़ के जब बहुत बड़ा नागरिक बन जाता है? ये सिचुएशन जो है, ये वो दिल को जो दैट टाइम लगता है कि कोई लिखने वाला होता, कोई कवि होता कि गाना गा के मैंने आपको बताता। हम लोग लिखते क्यों नहीं? हम मोर्चा क्यों नहीं निकालते हैं? जत्था क्यों नहीं निकालते हैं? गली गली में जाते क्यों नहीं? प्रभात फेरी करते क्यों नहीं? लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है। एज यू आर यंग स्टूडेंट्स, ऐसे लोग को थोड़ा आना जरूरी है। ये नहीं होगा तो इस चीज को चैलेंज नहीं, सरकार लोग को डरना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। हम सरकार को डर रहे हैं, हम पुलिस को डर रहे हैं, हम प्रिंसिपल को डर रहे हैं, मेरे पीएचडी का गाइड को मैं डर रहा हूँ, या हम सबको डर रहे हैं। हमें घर में भी माँ बाप को भी डर रहा हूँ। ये डर जो है घर में बसेरा बना लिया, घर बना लिया है, उसे निकलना है। फ्री फ्रॉम फियर जो कहते हैं, रविन्द्रनाथ बोलते हैं, टैगोर, फ्री फ्रॉम फियर, उच्च मस्तक, फ्री फ्रॉम फियर, ये होना जरूरी है। बस आज का मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल कम विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, विल कम। थैंक यू।